हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। यू आर नॉन पंजाबी, यू नो पंजाबी। पंजाबी फिल्में मेरे लिए बिल्कुल ऐसी थीं जैसे एक सच्चा दोस्त होता है। एक्टर्स को देखते हैं, आपको लगता है कि उस तरीके से अपनी आवाज पे काम करते हैं? ये नोटेबल वॉइसेस थी, ये नोटिस होती थी। आपको रोजी रोटी मैसर हो रही है, उसके साथ आपको बहुत सच्चा रहना है। आंख है साथ, हमारी आंख है, हम तो नहीं बोलते। कौन है ये गुस्ताख? सिनेमा ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਐਕਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਐਕਟਰ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 51 साल हो गए काम करते हुए। इंस्टीट्यूट से 1971 में मैंने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया था और आज तक काम कर रहा हूँ। तो 51 इयर्स हो गए काम करते हुए और बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। काम किया है खुशकिस्मती से बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ नमक हराम की, शक्ति सामंत के साथ एक फिल्म चरित्रहीन की, के बालाचंद्र जो बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं थे, उनके साथ एक दूजे के लिए में काम करने का मौका मिला। राज कपूर साहब ने री इंट्रोड्यूस किया एज ए विलन प्रेम रोग में, और फौरन उसके बाद राम तेरी गंगा मैली शुरू हो गई। तो काफ़ी इवेंटफुल जिंदगी रही है, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, उतार भी बहुत देखे हैं, चढ़ाव भी बहुत देखे हैं। अब जो लाइफ है वो एकदम पेडिस्टल पर आ गई है, ना उतार है ना चढ़ाव है, अच्छी जिंदगी कट रही है। और जो काम किया है खुशकिस्मती से जिन अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, जिन अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, कुछ क्लासिक फिल्में हैं जो आज भी लोगों को याद हैं, तो उसकी वजह से आज भी लोग पहचानते हैं। और मैं ये कहूँगा कि मैं लकी रहा। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली के बाद फिर वो एक विलन का ठप्पा लग गया, और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर देखने का मौका मुझे मिला नहीं है। तो आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स, जिसमें 19 रीजनल फिल्म्स हैं, और मैक्सिमम जो रीजनल फिल्म्स की हैं मैंने वो पंजाबी की हैं। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग जो खास करके पंजाब में जानते हैं वो आपको पंजाबी ही समझते हैं, लेकिन यू आर नॉन पंजाबी, यू नो पंजाबी। इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे आपने सीखी? जब पहला ऑफर आया तो आई टुक इट वेरी सीरियसली। एक मैंने ट्यूटर रखा, और वो शूटिंग पे आता था कि अगर कहीं कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोक दे। और हमारे यहाँ शूटिंग के बाद डबिंग भी होती है, तो अगर कुछ कसर रह जाती है तो वो हम डबिंग में पूरी कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पंजाबी फिल्मों में काम किया। और मेरा ये मानना है, या तो जिंदगी में आप कोई काम कीजिए मत, और अगर आप कर रहे हैं तो गिव योर 100%। आप कामयाब हों या ना हों वो बात अलग है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना 100% देना है। वो छोटी फिल्म हो, वो रीजनल फिल्म हो, वो बड़ी फिल्म हो, जिस काम से आपको रोजी रोटी मैसर हो रही है उसके साथ आपको बहुत सच्चा रहना है। आपने जैसे जिक्र किया कि आपको प्रेम रोग के बाद मेन विलन का कैरेक्टर मिलना शुरू हो गया, और ज़्यादा विलन के कैरेक्टर में लोग आपको देखते हैं। आप राज कपूर जी के साथ काम करना चाहते थे, और प्रेम रोग कैसे आपके पास आई फिल्म, इसके पीछे की कहानी भी सुनना बहुत दिलचस्प कहानी है। 1973 में उन्होंने मेरी नमक हराम देखी थी,
और 7 साल के बाद जब प्रेम रोग की कास्टिंग हो रही थी 1980 में, तो रात के 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन किया कि वो ऋषि ने जो फिल्म बनाई थी मजदूरों की प्रॉब्लम पे, उसमें एक शायर था लंबा सा बारीक सी आवाज वाला, कौन है, उसका नाम क्या है, मेरा नाम भी नहीं जानते थे वो। तो उन्होंने बताया मेरे बारे में, उन्हें बुलाएं आप। अब सब कंफ्यूज कि वो बेचारा जिंदगी से मायूस बीमार शायर, कहां वो शायर और कहां ये सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। नमक हराम के रोल को देखकर उन्होंने मुझे प्रेम रोग में कास्ट किया। कैसे किया ये या तो ऊपर वाला जानता है या राज साहब जानता है। या जैसे हम आमतौर पर बात करते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो जो उसमें कैरेक्टर था लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि ये कैरेक्टर आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ कि उनके बेटों ने भी इसकी मुखालिफत की कि वो सूट नहीं करेंगे रोल के लिए। उनका हमारी आंख है साहब, हमारी आंख है, हम तो उन्हीं को लेंगे। और जब फिल्म का पहला प्रिंट आया तो सब फिल्म देखने के लिए आए, कहने लगे रजा साहब ये जितने लोग भी बैठे हैं सब आपके खिलाफ थे, मेरे बेटे भी आपके खिलाफ थे। मैंने कहा ये रोल करेंगे तो रजा साहब ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो उसके बाद उनके बेटों का क्या रवैया था? उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी। उनका यस, हमने मिस जज किया था। अच्छा, आपने फिल्म स्कूल से ट्रेनिंग ली थी और अब जब हम देखते हैं कि ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन की कॉल दी जाती है, बहुत सारे लोग कोई भी लोग उसके लिए ट्राई करते हैं, फिल्में मिल भी जाती हैं, बहुत सारे लोग बिना ट्रेनिंग के आते हैं। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है कि अगर आप में टैलेंट है तो उस टैलेंट को ट्रेनिंग के ज़रिए निखारा जा सकता है, लेकिन अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक्टर नहीं बना सकता। और ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग लेकर आएं। जो हमारे महान कलाकार गुजरे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, इन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी। अक्सर ये भी कहा जाता है कि एक्टिंग खून में होती है। मैं इस बात को नहीं मानता। दिलीप साहब के वालिद एक्टर नहीं थे, संजीव कुमार के वालिद एक्टर नहीं थे, नसीरुद्दीन शाह के वालिद किसी मस्जिद में इमाम थे। इस सेंस में कि आपको उस फील्ड की नॉलेज मिली उनसे, या उस तरीके की चीज़ें आपने सीखी? देखिए, आंखें तो मैंने उसी माहौल में खोली थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। जीनत अमान जो हैं वो मेरी सगी ममेरी बहन है। जी, मैं जानती थी ये बात। जीनत के वालिद अमानुल्लाह खां और मेरी वालिदा लियाकत जहां बेगम सगे बहन भाई थे। तो वो मेरी फर्स्ट कजिन है। वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। हरे राम हरे कृष्णा के बाद शी बिकेम अ वेरी बिग स्टार एंड आई वाज अ स्ट्रगलिंग एक्टर। उसके बावजूद मैं कभी उसके पास गया नहीं काम मांगने के लिए। तो मैं बहुत ही क्या कहें कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग बंदा हूं और कभी किसी से मैंने फेवर नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। अच्छा, आप अपनी एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन खास करके जो हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी आवाज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। आज के दौर में जब आप फिल्में देखते हैं या आप एक्टर्स को देखते हैं, आपको लगता है कि उस तरीके से अपनी आवाज़ पे काम करते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी भी एक्टर के लिए एक अच्छी आवाज़ जो है एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, लेकिन आवाज़ ही सब कुछ नहीं है। बहुत से ग्रेट एक्टर्स हैं जिनकी नोटेबल वॉइसेस नहीं थी। देखिए, जहां तक नोटेबल वॉइसेस का सवाल है, जैसे पृथ्वीराज जी थे, मेरे वालिद मुराद साहब थे, फिर एक नई जनरेशन आई, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, आपका दोस्त रजा, सुरेश ओबेरॉय, ओमपुरी। ये नोटेबल वॉइसेस थी, ये नोटिस होती थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वॉइस जो है वो रिमार्केबल है तो आप अच्छे एक्टर हैं, ऐसा नहीं है।
फिर मैं मिसाल दूंगा, जैसे दिलीप साहब हैं, संजीव कुमार हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, इनकी आवाजें जो थी वो बैरिटोन वॉइसेस नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते थे, जो मॉड्यूलेट करते थे कैरेक्टर के हिसाब से, वो तो खैर वो तो एक हिस्ट्री है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उस तरीके की आवाज़ उनकी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो इस्तेमाल उसको करते थे, जी, तो जी। वो आप आजकल देख रहे हैं। ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिक्स पैक्स पे ज्यादा ध्यान है और लुक्स पे ज्यादा ध्यान है। और अफसोस की बात यह है कि जो आपने नोटेबल वॉइसेस का जिक्र किया, अब वो एलियन हो रही हैं। मुझे डर है कि जिस तरीके से डायनासोर एलियन हो गया है, कि सिर्फ हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं कि एक जमाने में डायनासोर होता था, या कुछ कहीं से उनके कंकाल मिले हैं तो उसको जोड़ के वो बना दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि बैरिटोन वॉइसेस भी जो हैं वो एलियन हो जाएं। कि बैरिटोन वॉइसेस हुआ करती थी, आप सुनिए, जी। पुरानी फिल्म में देखिए, जो फला फला एक्टर्स थे, ये बैरिटोन वॉइसेस हुआ करती थी जो आज नहीं है। तो इसका मुझे डर है ऐसा ना हो जाए कहीं। अच्छा, आपने अभी जैसे बताया कि आपने काफ़ी सारी पंजाबी फिल्में भी की हैं, आपने उसके लिए पंजाबी सीखी भी, तो थोड़ा पंजाबी में बात करते हुए पंजाबी फिल्में आप आगे भी करना चाहेंगे? किस तरीके के नहीं, रोल्स मैं करना बिल्कुल चाहेंगे? करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। और मैं एक बात बताऊं पंजाबी फिल्मों के बारे में, पंजाबी फिल्में मेरे लिए बिल्कुल ऐसी थीं जैसे एक सच्चा दोस्त होता है, जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। जब मेरे पास काम नहीं था, ना के बराबर था, तो पंजाबी फिल्में मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए। तो वो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ यूपी ਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ बोल सकता पंजाबी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप, कोई ऐसा कैरेक्टर या फिर कोई ऐसा आपने फिल्म देखी हो, कोई कैरेक्टर आपने देखा हो जो आपके मन में हो कि मैंने ये करना था, या ये अगर मैं करता तो बहुत अच्छा करता, या कोई आपका ऐसा एक्टर आप देखते हो कि इसने ये रोल किया, इस तरीके का मुझे रोल मिले? एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है। और एक्टर जो है वो बहुत ही सेल्फिश होता है। वो हर चीज जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। ये मेरे पास होता, ये मैं ऐसा करता तो मैं बहुत अच्छा करता। या कुछ मैंने हिस्टोरिकल रोल्स भी किए हैं। भगत सिंह का रोल भी किया है मैंने। एक फिल्म थी सरदार आजम, उसमें मैंने भगत सिंह का रोल किया था। और जोधा अकबर में भी मैं था, मैंने काम किया था। तो बाजीराव मस्तानी में भी मेरा एक कैमियो रोल था, संजय लीला बंसाली की। तो ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। हिस्टोरिकल रोल ज़्यादा पसंद है आपको? अगर मिलें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक मीटर होता है। उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने का एक मीटर होता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम वैसे डायलॉग नहीं बोलते जैसे हिस्टोरिकल फिल्म्स में होता है. सो यू शुड हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड मेमोरी. तो अच्छा, कोई इन फिल्मों में से, जैसे आपने कई नाम गिनाए, आपने अच्छे उसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए, तो जैसे आपने कहा कि आपकी वो कमांड होनी चाहिए, तो कोई डायलॉग आप सुनाए उन फिल्मों में से. एक मेरा बहुत ही छोटा सा डायलॉग है जो लोग अक्सर फरमाइश करते हैं. इसमें पद्मावत में जहाँ मैं बैठा हूँ और रणवीर सिंह उसके साथ आते हैं, शुतुरमुर्ग के साथ आते हैं और बिना इजाजत वो आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कौन है ये गुस्ताख. तो अक्सर ये फरमाइश होती है कि आप सुनाइए कौन है ये गुस्ताख. तो क्या होता है कि एक बार जब आप काम कर लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ना है, तो वो आप इजेक्ट करके देन यू हैव टू कैरी ऑन. फिर ज्यादा पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखोगे तो ठोकर लगेगी. अब आगे देखो कि आगे क्या है. तो आज भी मेरे दिल में वही जोश है, वही वलवला है अच्छा काम करने का. आज भी बड़ी एक लालसा सी होती है कि अच्छा रोल मिले, अच्छा सीन मिले, अच्छे डायलॉग मिले. तो और जिस दिन ये आपके अंदर जज्बा खत्म हो जाता है, उस दिन फिर वो आप के अंदर का एक्टर भी जो है वो दम तोड़ना शुरू कर देता है. वो जज्बा, उस जज्बे को जिंदा रहना बहुत जरूरी है. द एक्टर विद इन यू शुड बी ऑलवेज अलाइव एंड किकिंग. तो हम दुआ करेंगे कि ये जज्बा आप में हमेशा ज़िंदा रहे और हम आपको अलग अलग कैरेक्टर्स की अदाकारी करते ऐसे ही देखते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए. ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ. ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ. मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब.